हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड आज आपका है ना, वैसे तो क्या है 12 को आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 13 अगस्त को क्या है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स एंड मेरिट लिस्ट और उसी के साथ में आपका जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है वो भी आ चुका है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आपका रहने वाला है वो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 12 अगस्त को आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो आज आ जाइए। ओके, और उसी के बाद में हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो ये आपकी क्या है 13 अगस्त से लेके और 18 अगस्त तक रहने वाली है। और इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही क्या राउंड में आप पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। दैट्स मीन आपको रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार करवाना होगा। ओके, उसके बाद में राउंड फर्स्ट की जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में हमने बात कर ली है, जो कि आ जाई है। और आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो 1100 रुपये ही रहने वाली है। अब मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये चाह रहे थे कि 1100 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है जो एमएमयू है उसको ईमेल करने के बावजूद भी क्या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो 1100 रुपये ही क्या है आपसे वसूल लेंगे। ओके, लेकिन 1100 रुपये में आप जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। ओके, और उसके बाद में हम आपकी प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आपका सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर के बाद में ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक है, पीडब्ल्यूडी रैंक नहीं है और टाइप्स ऑफ कोटा नहीं है, और टोटल परसेंटाइल आपको दी गई है। दैट्स मीन आरयूएचएस में आपको क्या है स्कोर बताया गया था, लेकिन एमएमयू ने स्कोर वगैरह नहीं बताया है, सीधे आपको परसेंटाइल ही क्या है बताया। ओके, तो फर्स्ट रैंक पे आपका जो ओबीसी का कोई स्टूडेंट है वो रहा है और उसका एप्लीकेशन नंबर ये है। अगर देख रहे हो वीडियो तो बता देना कि क्या कौन है। ओके, और उसके बाद में इसकी जो टोटल परसेंटाइल है वो आपकी 100% रही है। ओके, और सेकंड जो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो भी क्या है मतलब रैंक है उसकी सेकंड है। ओके, एंड इसके भी 100 परसेंटाइल है। और उसके बाद में थर्ड जो रैंक आई है वो भी क्या है ओबीसी का ही है बनता है। ओके, और उसके बाद में हम सीधा इस पीडीएफ के लास्ट पेज पे चलते हैं। और लास्ट पेज पे दैट्स मीन आपके जो लास्ट स्टूडेंट रहे हैं वो कौन कौन से थे। तो देखो, लास्ट स्टूडेंट है उनकी जो ओवरऑल रैंक रही है वो 17,122 रही है। ओके, और ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और इसका जो कैटेगरी रैंक है वो 3,422 रहने वाला है और इनके 0 नंबर आया है। ओके, और ये जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं इनको सबके क्या 0 नंबर आया है। दैट्स मीन 0 नंबर क्या 0 परसेंटाइल आया है। ओके, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 0 परसेंटाइल का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट पासिंग मार्क का जो एक क्राइटेरिया रहता है अगर उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया है ना, तभी क्या उसको शायद 0 परसेंटाइल यहाँ पे दी गई है। दैट्स मीन जिसके पासिंग मार्क्स से भी क्या नंबर कम आ रहे हैं उनको क्या है मतलब पास नहीं माना जा रहा है। ओके, तो उनको शायद ये 0 परसेंटाइल दिया गया है और शायद इनको मतलब इनको जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस रहने वाला है शायद इसमें भी क्या है उनको शामिल है, किया भी जाए और नहीं भी किया जाए। दैट्स मुझे तो लगता है नहीं किया जाएगा। ओके, और इसके बाद में हम आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स में ये बीपीटी की सीट मैट्रिक्स है। ओके, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, और इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर रहने वाली है जिसका नाम है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज झालमंड, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज। ओके, और ये इसका एड्रेस है और डिस्ट्रिक्ट यही जोधपुर रहने वाला है। और कोर्स नेम क्या है इसका वही बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें आपकी टोटल है वो 160 सीट रहने वाली थी। ओके, और उसके बाद में केएस मेमोरियल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि ये भी क्या है जोधपुर में है और इसकी जो टोटल सीट रहने वाली हैं वो 40 रहने वाली हैं। और ऊपर वाला जो एसएन मेडिकल है उसका भी क्या है 40 सीटें हैं। और उसके बाद में सिरोही में कॉलेज है, ठीक है, श्री यूएसबी सुरक्षा समिति, आई थिंक ये मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके, और इसकी भी सीट क्या है 40 रहने वाली है और ये सिरोही में कॉलेज है। और उसके बाद में आपका वापस क्या है जोधपुर में कॉलेज रहने वाला है और इसकी भी क्या है इतनी 40 सीटें हैं। इस तरीके से आपकी क्या है 160 सीटें रहने वाली हैं। और कौन कौन सी कॉलेज के अंदर मतलब अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है ना, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी सीट है, दैट्स मीन सीटों की नंबरिंग है वो कितनी है, ये सब हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आज टेक्निकल इशू के कारण मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पा रही हूँ। ओके, अगली वीडियो में हम एकदम डिस्क्रिप्शन से बताएंगे, एकदम हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर और कितनी सीटें रहने वाली हैं। ओके, और ये साफ़ मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसको पीडीएफ को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करके हम अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो में क्या है हम मतलब सीटों की संख्या के बारे में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। और उसके बाद में देखो आपका
वही डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज रहने वाला है। ये आपकी जो जो कोर्सेज़ थे BRIT, BMLT और बी ऑप्टोमेट्री, उसके लिए है। इसमें भी क्या टोटल आपको पहले बता दी गई थी 20 सीटें रहने वाली हैं, और टोटल इसके अंदर क्या है 60 सीट रहने वाली हैं। और ये भी क्या है डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर है। ओके, ये इसका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, और कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी के अंदर है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे इतना सारा इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, एंड टेक्निकल इश्यू उसके कारण हम थोड़ा सा आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम एक एक टॉपिक को क्या है अगले मतलब एक एक वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, और ये है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी ये सीटें रहने वाली है। यूआर के अंदर 8 है ना। बीएमएल्स के लिए भी क्या है यूआर के लिए 8 सीटें रहने वाली हैं, और बी ऑप्टोमेट्री में भी यूआर की 8 रहने वाली है। ये हम अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है दोनों को क्या यहाँ पे एक साथ ही बताया गया है। दैट्स मीन ये जो आपकी लिस्ट रहने वाली है इसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों ही क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले यहाँ पे आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर है, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग के लिए है, एंड इसकी जो टोटल सीट है वो 60 रहने वाली है। ओके, एंड जो स्टेट सीट है वो इसकी 51 रहने वाली है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आदित्य कॉलेज है। ओके, और इस टाइप से क्या है ये 32 कॉलेज आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है। इसकी की भी हम अलग से हम वीडियो बनाएंगे। सब कुछ है वो एक वीडियो के अंदर क्लियर नहीं किया जा रहा है। ओके, और आपकी जो 32 है ना 31 पे जो आपकी कॉलेज रहने वाली है वो व्यास कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ओके, जो कि जोधपुर के अंदर है। इसमें भी क्या है 100 सीटें रहने वाली है। ओके, उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोस्पेक्टस आ जाता है। ओके, ये जो 26-27 का अफिलिएटेड कॉलेज रहने वाला है, और इसमें फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है ना। दैट्स मीन बीएससी नर्सिंग के लिए है बीपीटी, बीएमएलएस, बी ऑप्टोमेट्री एंड बीएमआरआईटी के लिए रहने वाला है, और फार्मेसी में बी फार्मा एंड डी फार्मा के लिए रहने वाला है। ओके, और इसकी क्या आपको अलग से इसकी एक लिस्ट है वो बनाई गई है जो कि आपको आगे दिखाई देगी। ओके, और इस लिस्ट में आपको सब कुछ बताया गया है ना। टेबल कंटेंट है ये, और इसके अंदर आपको सब कुछ बताया गया है कि सेक्शन 1 में क्या रहने वाला है, सेक्शन 2 में क्या रहने वाला है। सारा कुछ यहाँ पे है ना प्रोवाइडेड है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 1 है तो इसमें कोर्स ऑफर्ड है ना। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद में फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस है। ओके, जिसके अंदर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस दैट्स मीन बीएमएलएस है, और उसके बाद में बीएमआरआईटी है, और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है। ओके, और उसके बाद में आपकी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी दिखाई गई है। फार्मेसी के अंदर क्या क्या रहने वाला है वो इसके अंदर बताया गया है। ये आपका मतलब आपको कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है ना, और इसके अलग अलग सेक्शन है, और हर सेक्शन में क्या आपको कुछ ना कुछ बताया गया है। तो फैकल्टी ऑफ जो फार्मेसी है उसके अंदर बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा एंड डी फार्मा बताया गया है। ओके, दैट्स मीन ये है कि आपका सेक्शन 1 में आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स है वो एमएमयूटी के अंदर लॉन्च्ड है, कौन कौन से कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट सेक्शन के अंदर बताया गया है। उसके बाद में हम सेक्शन 2 की बात कर ले तो इसके अंदर आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताया गया है कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है ना। ये जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है ना, ये आपके लिए बेहद काम की चीज़ रहने वाली है। इसके अंदर वो सारे इंडिकेशंस है जो कि आपको चाहिए है ना। मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है कि मतलब आपको जो भी पॉइंट्स में जो मतलब आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। आप किसी भी कन्फ्यूजन को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अंदर आपकी ये डेट बताई गई है कि एमएमयूटी का रिजल्ट वो कब आया था। उसके बाद में पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और कब आई थी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइस फिलिंग है ना, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कब होना है आपका। ये आपका 13 से लेकर 18 अगस्त तक रहने वाला है। ओके, और ये आपकी उसके बाद में सेक्शन 3 आ गया है। ये उसमें काउंसलिंग फ़ीस के बारे में बताया गया है कि आपसे कितनी फ़ीस है वो वसूलेंगे। तो आपकी ये 1100 रुपये रहने वाली है। ओके, 4th सेक्शन में आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 बेस पे हो रहा है। एक तो मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट एंड दूसरा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो एडमिशन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा वो इस लिस्ट के अंदर आपको बताया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद में 5th सेक्शन में आपकी चॉइस फिलिंग गाइडलाइन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और उसके बाद में लॉगिन डैशबोर्ड करना है। दैट्स मीन आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो देखना है, और 1100 रुपये जमा करवाने हैं। ओके, एंड फिल प्रेफरेंस दैट्स मीन आपको अपनी चॉइस फिलिंग जो भी आपकी चॉइस रहने वाली है वो चॉइस फिल करनी है, और उसके बाद में आपको मॉडली चॉइस दैट्स मीन
अगर आप मतलब ऑटो लॉगिंग होने के बाद में आप क्या है वापस चॉइस को करेक्शन नहीं कर सकते, ये मॉडली चॉइस होता है। उसके बाद में डिक्लेरेशन करना है आपको, और उसके बाद में का जो स्टेप रहने वाला है वो प्रिंट कन्फर्मेशन का रहने वाला है। दैट्स मीन आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसका क्या एक जो कन्फर्मेशन प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। ओके, तो ये तो सब था आपकी चॉइस फिलिंग के बारे में। उसके बाद में सर्टिफिकेट स्टेटस मैसेज, दैट्स मीन सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है उससे रिलेटेड क्या क्या शर्तें रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में हम 7th सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जॉइनिंग प्रोसीजर एट अलॉटेड कॉलेज। दैट्स मीन आपको जो कॉलेज अलॉट हो गई है ना और आप उसके अंदर ज्वाइन करने वाले हो, तो उस ज्वाइनिंग की जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाली है, इसके अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई गई हैं, ये आपको अलग से बता दिया जाएगा। और उसके बाद में जब रिपोर्टिंग होगी, दैट्स मीन जिस ज्वाइनिंग कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है ना। और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और उसके बाद में जो 9th सेक्शन बोल रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड फीस, दैट्स मीन अगर आपको सीट मिल गई और उसके बाद में आप क्या करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी आपको बताया गया है। एडमिशन ऑन वैकेंट ड्रॉप आउट सीट, दैट्स मीन जो सीटें खाली रही है एंड ड्रॉप आउट जो सीट रही है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है। दैट्स मीन आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया है। और जो स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओल्ड रिमाइंडर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये जो बॉन्ड है ये उनका बॉन्ड है जो क्या कॉलेज से रिलीज हो रहे हैं या फिर है ना, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक का कोर्स हो, है ना, एमएससी नर्सिंग का कोर्स हो। अगर आप क्या मतलब एडमिशन लेने के बाद में, ज्वाइन करने के बाद में अगर रिलीज होना चाह रहे हो तो आपको क्या है ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम क्या करेंगे एक एक टॉपिक पे, दैट्स मीन छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे। आपको क्या है मतलब एक वीडियो के अंदर सारा कुछ क्लियर नहीं करवाया जाएगा, एक छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर आपको एक एक टॉपिक है वो क्लियर करवाया जाएगा। ओके।